आज हम लोग पहले कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, सो आप अपनी बुक में निकालिए क्वेश्चन नंबर 9.6 बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज 9.6। ठीक है, फर्स्ट इज टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, हाइड्रोक्सीडो है ना, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। मेरे में तो हाइड्रोक्सीडो लिखा हुआ है। हाँ, मेरे में हाइड्रोक्सीडो वही है। हाइड्रोक्सीडो हाइड्रोक्सो दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे साइनाइडो भी बोलते हैं और साइनो भी बोलते हैं ना। CN को क्या बोलते हैं? CN कैन बी कॉल्ड साइनाइडो और साइनो, दोनों ही बोल सकते हैं। वैसे ही OH को भी हम हाइड्रोक्सीडो बोल सकते हैं और हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। हाइड्रोक्सीडो भी करेक्ट है, हाइड्रोक्सो भी करेक्ट है, दोनों ही क्या है? OH। हाइड्रोक्सीडो जिंकेट का मतलब क्या समझ रहे हैं? जिंकेट का क्या मतलब है? जिंकेट क्यों बन रहा है? जिंक भी तो लिख सकते थे, जिंकेट क्यों लिखे हैं? कॉम्प्लेक्स एनायन है तो फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक चीज अभी मिसिंग है। होल के ब्रैकेट में 2 क्या? 2 माइनस होगा ना। जिंकेट मतलब वो कॉम्प्लेक्स एनायन है, मतलब होल के ब्रैकेट में कुछ माइनस चार्ज होगा। ठीक है, सो जिंकेट है मतलब Zn, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मतलब ये, और होल के ब्रैकेट में -2। जिंकेट मतलब ये एनायन है, इट इज कॉम्प्लेक्स एनायन। नेक्स्ट क्या है? हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। अच्छा, वो 4th है। सेकंड क्या है? पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2। पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट। अच्छा ठीक, बताइए। टेट्रा क्लोराइड पैलेडेट क्या होगा? पैलेडेट मीन्स पैलेडियम। पैलेडेट मीन्स पैलेडियम, और पैलेडेट है मतलब अगेन ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स एनायन है। टेट्रा क्लोराइड पैलेडेट, और पोटेशियम अकेला है मतलब वो क्या होगा? प्लस। Pl क्यों? पैलेडियम का Pl थोड़ा ना रहता। PD किसका होता है? Pb होता है, लेड का, प्लम्बम। बापरे, तुम लोग 12th में और दूसरे खोलो, सिंबल्स याद नहीं होते। फ्लोरीन का Fu लिखते हो, पैलेडियम Pd नहीं पता, Pb नहीं पता, Pb इज प्लम्बम, Pd इज पैलेडियम। क्या है नेम बताओ तो, क्या था? फिर से गलत। K पे कुछ नहीं आएगा क्या? क्या आएगा? क्रॉस में वैलेंसी होती है, पता है कि नहीं? क्रॉस ओवर वैलेंसी किए हैं क्या? जब आप MgCl2 लिखते हो तो क्या करते हो?
Mg का +1 होता है और Cl2 का Mg का +2 होता है और इसका माइनस, तो वैलेंसीज क्या होती है? क्रॉस ओवर। तो फार्मूला बन जाता है मेरा MgCl2। यहाँ पर किए हैं क्या क्रॉस ओवर वैलेंसीज? कैटायन और एनायन को लिख के किए हैं क्या? ये कैटायन है ना, कैटायन को पहले लिखना है, एनायन को बाद में, और दोनों की वैलेंसीज क्रॉस ओवर होंगी। किए हैं वो हरकत? क्या आया था फॉर्मूला फाइनली? क्या आएगा? फिर से बोलो बोलो। K2 प्लस क्यों आएगा भाई? Mg प्लस लिखते हो क्या? ये Cl2 माइनस लिखी हूँ क्या मैं फाइनल फॉर्मूले में? क्यों होगा K प्लस? फॉर्मूले में प्लस माइनस होता है क्या जब आप फॉर्मूला लिखते? ये तो आयन था इसलिए आपने यहाँ -2 लिखा, क्योंकि आपको इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कोई कैटायन था क्या? तो कैसे बैलेंस करोगे? इसलिए वहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। पर जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हो तो प्लस माइनस लिखते हैं। अगर मैं लिखती हूँ NaCl तो मैं उसको ऐसे लिखती हूँ कि फॉर्मूला जब लिखती हूँ तो क्या लिखती हूँ? तो फिर आप क्यों लिख रहे हो प्लस माइनस जब वो आयन नहीं है? तो इतना सिंपल है, उसको भी नहीं बना पाते हैं आप लोग। फिर से करो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, वो पहचानो, क्रॉस ओवर वैलेंसीज करो और उसके बाद बताओ कितना होगा। कैटायन क्या है इसमें और एनायन क्या है? हाँ क्या? तो करो ना क्रॉस ओवर। पोटेशियम का कितना वैलेंसी होती है? इस टेट्राक्लोराइड पैलिडेट की क्या वैलेंसी है? क्रॉस ओवर करो। इसका K है, इसका कितना है? PdCl4, K प्लस होता है ना, और ये PdCl4 कितना है? -2। तो वैलेंसीज क्रॉस ओवर होंगी बोली। इसका +1, इसका कितना है? 1 और इसका 2 है, तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ, तो ये कितना हो गया? K2 और 1 इसके साथ हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया? PdCl4। यही तो कब से बोल रहे हैं, दोनों की वैलेंसी निकाल के क्रॉस ओवर कर दो, फाइनली K2 PdCl4 आएगा। इतना इजी है, उसके बाद भी पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं। इसका ओवरऑल आप लोगों को निकल नहीं रहा है क्या? आयन कितना होगा? हाँ आता है कि नहीं निकालने? यहाँ पर पैलेडेट का ऑलरेडी बता चुका है कि ये +2 है। Cl4 का कितना होगा? तो ओवरऑल इसकी पूरी की पूरी चार्ज कितना होगा? इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ कितना चाहिए? तो ये हो गया K2 PdCl4। नेक्स्ट लिखो। उसके बाद कौन सा है? थर्ड वाला, डाईएमाइन डाइक्लोराइड प्लेटिनम 2। ये तो सबसे इजी है। डाईएमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2। प्लेटिनम है मतलब ये सब पॉजिटिव वाला ही है। डाईएमाइन मतलब NH3 ट्वाइस, और क्या है? डाइक्लोरिडो। सो दिस इज प्लेटिनम डाईएमाइन डाइक्लोरिडो। ठीक है, और टोटल ये 2 है, ये 0 है, ये -2 है, तो ओवरऑल इस पर कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो ये सिंपल ऐसे ही होगा, है ना? ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, दिस विल बी द न्यूट्रल। सो दिस इज द फॉर्मूला प्लेटिनम। ये है डाईएमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा इस पर। समझ में आया ना क्यों नहीं होगा? फोर्थ बनाओ तो पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट। अब देखो निकलेट है मतलब इस पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। ये कौन सा? टेट्रासाइनाइडो निकलेट जो है आपका एनायन होगा, और पोटेशियम क्या होगा? कैटायन। K2 ठीक है। टेट्रासाइनाइडो निकलेट। टू है ना निकलेट। पोटेशियम का तो K हो जाएगा ना। निकलेट मतलब Na है, CN4 है, ठीक है। अब इसका +2 है, इसका कितना होगा? -4। तो ओवरऑल इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? -2 है ना। ओवरऑल इस पे -2 हो जाएगा, तो ये यहाँ क्रॉस ओवर होगा, तो ये हो जाएगा K2 NiCN4। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
हेक्साएमाइन वाला है ना, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, इसमें भी कैटायन एनायन कौन सा है देखो और बनाओ। हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट बनाइए। सल्फेट मतलब SO4 2-, ये हमारा क्या हो गया, एनायन हो गया। दिस होल विल बी अवर कैटायन। कैसा होगा, हेक्साएमाइन कोबाल्ट, एमाइन मीन्स NH3 और हेक्सा है मतलब 6। इस पर ओवरऑल कितना होगा, ये देखो, ये तो 0 है, ये +3 है, तो ओवरऑल इस पर कितना चार्ज हो गया, +3 हो गया। अब इससे क्रॉस ओवर वैलेंसी करो, क्या हो जाएगा, इस होल पे कितना आएगा 2 और इस पे कितना आएगा, सो 4 में। ये फॉर्मूला हो गया आपका। इतना इजी था, आप लोग इतना इजी नहीं बना पा रहे, पता नहीं क्या चीज़ का कंफ्यूजन है आप लोगों के मन में। सेवेंथ बनाइए, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3। क्रोमेट अगेन 8 लग गया है, क्रोमेट 3, C2O4 ऑक्सलेटो, करेक्ट। चलो अब फाइनली समझ में आ गया, मतलब क्या है, नाम बताओ फिर से, क्या लिखा था, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो पोटेशियम मतलब हो जाएगा K+, है ना, ट्राईऑक्सलेटो C2O4 थ्राइस। अब देखो क्रोमियम का +3 है, ऑक्सलेटो मतलब -2 एक ऑक्सलेटो का होता है, 3 है तो कितना हो जाएंगे, -6। तो ओवरऑल इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, -3 का हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल इस पर -3 चार्ज हो गया, तो ये यहाँ जुड़ेगा, ये इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा K3 फिर Cr C2O4 थ्राइस, है ना। इस पर तो 1 ही रहेगा क्योंकि इसका प्लस है वैलेंसी, तो ये फाइनल मिलेगा मुझे K3 Cr C2O4 थ्राइस। अब फिफ्थ वाला बनाओ, पेंटा एमीन नाइट्रो ओ कोबाल्ट। नाइट्रीटो ओ मतलब क्या है, जो लिगेंड है वो कहाँ से अटैच है, ओ तरफ से, ठीक है, नाइट्रीटो ओ पेंटा एमीन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3 मतलब कोबाल्ट सेंट्रल एटम को पहले लिखना है, फिर लिगेंड्स क्या है, पेंटा एमीन मतलब क्या है, NH3 5। अब नाइट्रीटो जो है NO3 होता है, नाइट्रीटो क्या होता है, NO2, नाइट्रीटो NO2, ठीक है। अब NO2 जो है उसमें किसकी तरफ से अटैच है, वो O की तरफ से, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ONO। अगर N की तरफ से अटैच है तो सिंपल हम NO2 लिख सकते हैं, पर O की तरफ से अटैच हो तो O पहले लिखेंगे, ठीक है। नाइट्रीटो O हो गया, ठीक, यही था हमारा। अब देखो कि ओवरऑल ये न्यूट्रल है कि हमारा कोई आयन बनेगा, तो कोबाल्ट 3 है तो ये +3, ये 0 और नाइट्रीटो -1, -1 होता है ना नाइट्रो में, NO2 माइनस, देख लो लिस्ट बनवाई थी, NO2 में सिंपल एक माइनस होता है, तो ये माइनस, तो ओवरऑल में चार्ज क्या हो जाएगा इस पर, +2 हो जाएगा। सो ओवरऑल में इस पर क्या चार्जेस होंगे, +2। तो आप देख लेना कि भाई ये न्यूट्रल बन रहा है या कोई आयन बन रहा है करके, ठीक है। सो ओवरऑल पे इस पर +2 है। आखिरी 10th वाला भी बना लो, पेंटा एमीन नाइट्रो N कोबाल्ट 3। अब यहाँ पर नाइट्रो N है, मतलब आप सिंपल वहाँ पर क्या लिख सकते हो, नाइट्रीटो में NO2 लिख सकते हो। यहाँ पर हमने ONO लिखे थे, वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, NO2, क्योंकि नाइट्रीटो N है वो। कैसे बनेगा, क्या है, कोबाल्ट ही है ना, और क्या है ये, हाँ, वहाँ पर NO2 आ जाएगा, बाकी +2 ही रहेगा उसमें भी,
2+ लिखते हैं वैसे इसमें, पहले +2 लिखते थे, अब 2+ लिखना होगा इसमें। 9.7 देख लो तो। यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द सिस्टमेटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले वाले का क्या नाम होगा? हेक्सामाइन ट्राइक्लोरोडो, गलत। फ्लोरीन नहीं होगा, नहीं। 8 जो है वो हम मेटल्स में लगाते हैं, है ना, सिर्फ क्लोराइड होगा। क्लोरिडो कब लगाएंगे? जब वो उस कॉम्प्लेक्स एंटिटी का जो है वो पार्ट हो, है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर पार्ट होता है Cl, तब हम क्लोरिडो, फ्लोरिडो ये सब यूज़ करते हैं। पर अब जो Cl है बाहर है, वो इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, तो वो क्लोराइड है, सिंपल। लाइक NaCl में क्या लिखते हैं हम? सोडियम क्लोराइड, तो इट इज़ सिंपल क्लोराइड, ठीक है। जैसे MgCl2 आप ये बोलते हो क्या? मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोलते हो क्या? बोलते हैं क्या मैग्नीशियम डाइक्लोराइड? क्या बोलते हैं? सिंपल मैग्नीशियम क्लोराइड। कैटायन और एनायन। जो क्लोरिडो, फ्लोरिडो ये है कहाँ, ये किसका नाम है? अगर वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी, अगर वो Cl लीगेंट है तब। यहाँ पर Cl काउंटर आयन है, काउंटर आयन में सिंपल क्लोराइड क्लोराइड ही यूज़ करते हैं, है ना। जो काउंटर आयन समझते हैं ना, इसके जो बाहर रहेगा वो क्या है? काउंटर आयन। क्या था फॉर्मूला? CONS3 6Cl2, तो दिस इज काउंटर आयन। सो काउंटर आयन का नाम सिंपल, जैसे हमेशा से रूल चलता आ रहा है वैसे ही लिखना है काउंटर आयन का। पर अगर वो लीगेंट है, ठीक है, अगर वो लीगेंट है तो फिर उसका नाम क्या होगा? क्लोरिडो, फ्लोरिडो ये टाइप का नाम होगा। सो दिस इज काउंटर आयन, इसका नाम क्या लिखेंगे? सिंपल क्लोराइड। जैसे कि हम MgCl2 में लिखते हैं सिंपल क्लोराइड लिखते हैं, डाइक्लोराइड नहीं लिखते। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साएमीन कोबाल्ट। अब इसका वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3। यहाँ पर 3 है ना, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन यहाँ पर 3 हो गया। तो क्या? कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। लिख लो, नाम लिख लिए, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट वाले का नाम बताइए। पहले सारे लिगेंड्स के नाम लिखेंगे हम लोग। हाँ, पहले अमाइन आएगा, ए से है। ट्राई नहीं है बेटा, डाई क्यों है? अच्छा नीचे वाला, अच्छा सॉरी, मैं 4th नंबर देख रही थी, ठीक। क्या होता है? हाइड्रोजन नहीं है वो, मिथाइलेमाइन। क्या है वो? मिथाइलेमाइन। सो डाईएमाइन नहीं, पहले तो क्लोरिडो आएगा ना, डाईएमाइन क्लोरिडो, फिर मिथाइलेमाइन। प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, फिर क्लोराइड। क्लियर हो रहा है? प्लेटिनम 2 क्लोराइड लिख लेंगे ना, लिख लो चलो। TiH2O 6 3+, टाइटेनियम ही है वो, Ti मतलब, हाँ, 3 आयन है तो टाइटेनियम 3 आयन, ठीक है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। उसके बाद टेट्राएमाइन नाइट्रिटो क्या है? O की N। नाइट्रिटो में आपको नाइट्रिटो N आपको लिखना है, वही नाइट्रिटो N है कि नाइट्रिटो O है? वो नाइट्रिटो N है।
सो क्या हो जाएगा ये, हाँ नाइट्रेटो N आएगा। सो ये हो जाएगा आपका 4 है मतलब टेट्रा एमाइन, ठीक है, क्लोरिडो नाइट्रेटो N कोबाल्ट 3 कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हाँ हाँ कोबाल्ट में 3 आता है ना, वह क्यों निकालना तो पड़ेगा, कहीं कुछ दे दिया तो। ठीक, बना लेंगे बाकी सारा नेम। तो VBT शुरू करें। VBT भी बहुत टफ नहीं है, इजी है, तो थोड़ा बहुत बेसिक बता देते हैं, फिर 1-2 एग्जाम्पल करने के बाद बाकी जो है वो कल करेंगे हम लोग, ठीक है। पूरा आज ख़त्म नहीं करूँगी मैं VBT, क्योंकि मेरे पास थोड़ा काम है एक्चुअली। हाँ टेस्ट नहीं लूँगी। पहली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके लिए थ्योरी किसने दी थी, वर्नर ने दी थी, ठीक है। पर वर्नर की थ्योरी बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसका आंसर नहीं कर रही थी, जैसे कि भाई कुछ ही एलिमेंट्स क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, है ना। हमने बेसिकली कौन बना रहा देखा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वही बना रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसने इस चीज़ का वो जवाब भी नहीं दे पाई कि वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पजेस दिस प्रॉपर्टी, है ना, फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा था वाई दी बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों लिगेंड्स आके अटैच हो रहे हैं। और थर्ड था वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा नहीं, बट इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होता है। जैसे हमने याद है आपको, मैंने SN1 SN2 पढ़ाया था, तो पढ़ाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कायरलिटी, है ना, तो वही सब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो वर्नर्स की थ्योरी ये भी नहीं बता पाई कि क्यों भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है या क्यों उनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसका भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसलिए फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 11th में हमने पढ़ा था। क्या होता है उसमें कि कोई भी ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होती है। इसी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल का अलग अलग क्या होता है, ज्योमेट्री होता है, क्योंकि हर डायरेक्शन से ओवरलैपिंग नहीं होती है ना। जैसे अगर कोई इस तरीके से ऑर्बिटल है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो उसमें हमेशा कैसी ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, है ना। और अगर pp ओवरलैपिंग है तो वो कैसी होगी, हमारी पैरेलल होगी, तो वो पाई ओवरलैपिंग होगी। तो उसकी वजह से हर एक जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये हमने लास्ट क्लास में 11th में VBT में पढ़ा था। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक है। जो लिगेंड्स हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो सेंट्रल मेटल आयन है उनके ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक। सो VBT में जो उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके होने चाहिए, लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए जिसको वो डोनेट कर सके। और जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। जैसे एक सेंट्रल मेटल आयन का कोई ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके ऑर्बिटल में। अब मेरे पास कोई लिगेंड है, लिगेंड का ये ऑर्बिटल है जिसमें मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ठीक है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इसके साथ ओवरलैप करेगा और कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि कोई एक ही मेटल जो है दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, है ना। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करें तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट में यही दोनों के ओवरलैप करेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे, है ना। ये दोनों अगर ये px है और ये px है तो इन दोनों एक ही डायरेक्शन में इसी टाइप का ओवरलैप करेंगे और आपस में क्या बनाएंगे, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। और देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों, ये सेंट्रल मेटल का है ऑर्बिटल और ये किसका है, लिगेंड का ऑर्बिटल। अब दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके भी 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए और जो हमारे पास लिगेंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए डोनेट करने के लिए, तभी ये हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइज स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं,
ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे जो सेंट्रल मेटल में, तो उसमें क्या बनेगा, हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पर पूरा बना हुआ, अगर dsp2 है तो स्क्वायर पैनल बन जाएगी, sp3d है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनेगी, और sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल बनती है। अब sp3d2 और d2sp3 में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल होगा वो इनर वाला होगा, मतलब अगर ये ns है, ये np है, तो ये जो d ऑर्बिटल है वो क्या होगा, n-1d होगा। वो सारे मिलके क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जबकि इसमें क्या होगा, sp3d2 में अगर ये ns है, ये np है, और ये nd का ही जो होगा d ऑर्बिटल, वो आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। सो sp3d2 और d2sp3 में यही डिफरेंस होता है कि इसमें इनर d ऑर्बिटल यूज़ होता है, इसमें आउटर d ऑर्बिटल यूज़ होता है, ठीक है। सो उनके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से उनकी अलग अलग क्या होती है, ज्योमेट्री। अब देखो अगर टेट्राहेड्रल है तो सेंट्रल एटम में अगर टेट्राहेड्रल है तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। सो लिगेंड क्या कर सकता है, यहाँ 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 ही आके वो क्या बना सकता है, ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकता है। अगर कोई लिगेंड इस डायरेक्शन में आएगा तो बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं, वहाँ तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं है। इसी वजह से जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल है ना, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या होंगे, ओवरलैपिंग होगी। सो वीबीटी ने बता दिया कि भाई ये क्यों इस तरीके से डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें, ठीक। और उसकी ज्योमेट्री के बारे में बता दिया कि क्यों किसी पर्टिकुलर की ज्योमेट्री अलग अलग होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, बायपिरामिडल होती है, क्यों होती है, उसका रीज़न उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे छुपा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो इसके पॉइंट्स लिख लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अजम्पशंस लिख दो। वैलेंस assumptions of this theory are as follows. फर्स्ट है the central metal ion in the complex makes available a number of empty orbital makes available a number of empty orbitals for the formation of coordination bonds. For the formation of coordination bonds with suitable ligands. अच्छा, अब उसको एम्प्टी ऑर्बिटल्स तो चाहिए, पर कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ये भी तो रिक्वायरमेंट है ना। जैसे अगर आपके घर 10 गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास 2 ही रूम है तो कहाँ कहाँ करोगे। तो भाई आप अपने गेस्ट, सपोज आपके घर में शादी हो रही है, आपके घर में शादी में 50 गेस्ट आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप रूम अवेलेबल करवाओगे, आप भवन लोगे या जो भी है उस हिसाब से लेते हैं ना। उसी तरीके से कितने वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए डिपेंड करता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है मतलब उसके पास 6 वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि 6 लिगेंड्स को वो क्या कर सके, वहाँ पर एकोमोडेट कर सकें, ठीक है ना। तो वैसे ही होता है द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस is equal to the coordination number of the central metal ion. Is equal to the central metal ion is equal to the coordination number of the central metal ion. Cn लिख लो सीधा, is equal to the coordination number of the central metal ion, ठीक है। तो उतने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक। सेकंड है the appropriate atomic orbital of the metal, the appropriate atomic orbital of the metal, the appropriate atomic orbital of the metal hybridize to form a set of equivalent orbit
A set of equivalent orbit of definite geometry. Next point. The d orbitals involved in the hybridization. The d orbitals involved in the hybridization may be either inner d orbital or outer d orbitals. Each ligand has at least क्या लिखे थे? Each ligand has At least one orbital containing a lone pair of electrons. One orbital containing a lone pair of electrons. ठीक है, हर एक लिगेंड के पास एक लोन पेयर होना चाहिए जिसको वो डोनेट कर सके. और लास्ट पॉइंट है द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन overlap with the filled orbitals of the ligand to form metal ligand coordinate metal ligand coordinate कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनता है? मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना. जैसे ये हो गए चार जो है sp, एक s और 3 p के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने मिलके क्या बना लिया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लिया. अब इसमें 4 लिगेंड क्या होंगे? यहाँ पर आके अटैच होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो हमको जनरली क्या आता है कि वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पूछता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो हमको क्या निकालना है? पहले तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद बताना है कि भाई इसमें ये स्ट्रक्चर है. जैसे अगर आपने निकाला सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर तो पता चला कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. सो sp3 है मतलब उसका जो ज्योमेट्री हो जाएगी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी. ठीक, तो मेन यहाँ पर है आप लोगों को उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना. ठीक है, सो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं. तो पहला हम लोग एग्जाम्पल करेंगे जो आपकी बुक का ही है, कोबाल्ट का ना, कोबाल्ट NH3 6 ये आपका हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3+ आयन, कोबाल्ट 3 आयन. नहीं, इसको पहले नहीं करते, थोड़ा टफ हो जाएगा. इसको ही करते हैं जो इसमें दिया है, क्रोमियम का करते हैं. कोबाल्ट की जगह बस क्रोमियम लिख लो. (3+ है ये. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं. पहले तो आपको सेंट्रल मेटल आयन कौन है ये आइडेंटिफाई करना है और इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है. तो सेंट्रल मेटल हमको पता चल गया क्रोमियम है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3 होगा, है ना. 3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट. तो सबसे पहला काम है कि आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो पहले लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, लिखिए सबके सब. आखिरी वाला ही लिखना है ना, 3d 4s और 4p जो भी है उसके जो है वो लिखना. 24 होता है.
इसका होता है क्रोमियम का 3d5 4s1। क्या होता है लास्ट वाला? 3d5 4s1। ठीक है, ये होगा। अब सामने जो भी है इसके पहले क्या आता है हमारा, क्या है ये? क्रोमियम, है ना। सो क्रोमियम से पहले आर्गन, तो ये आर्गन जैसा स्ट्रक्चर होगा। आर्गन का क्या होता है? 18, 18, 19 और ये 5, 24 हो गए। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह रहेगा। अब इसका अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3 का, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? सबसे पहले कहाँ से जाएंगे? यहाँ से और यहाँ से जाएंगे। पहले यहाँ से जाएगा तो 1, यहाँ से 2, तो कितना हो गया ये? ठीक है, नहीं उसको लिखना ज़रूरी है ना। ठीक, सो क्रोमियम का बनाते हैं हम लोग तो 3d5 है पहले तो। इस तरीके का था स्ट्रक्चर, है ना। क्रोमियम 3 का कितना हो गया? ठीक, अब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा ये जानने के लिए आप कैसे करेंगे? इसमें कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है, मतलब 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब मुझे कितने और चाहिए? 3 और चाहिए। 3 और चाहिए तो मैं किसके ऑर्बिटल्स दूंगी? अब 4p के, क्योंकि 4p भी खाली है ना। तो 4p के 3 ऑर्बिटल्स ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो मेरे पास 5 मिल गए, है ना। अब ये पांचों के पांचों जो वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। और किस टाइप का होगा ये? d2sp3 होगा कि नहीं? d2 क्योंकि ये इनर शेल वाला है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा? d2sp3। और ये सब के सब मिलके नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। 6 लिगेंड के लिए 6 स्पेस, समझ में आ रहा है? 6 लिगेंड है तो तभी तो अमोनिया के पास यहाँ क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर अपने अमोनिया यहाँ पर 6 अमोनिया डाल देंगे। ठीक है, तो सब में डबल 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 ऑक्यूपेंसी हो जाएगी। तो इतना बना लो, फिर इसका हाइब्रिडाइज स्टेट का बनाती हूँ मैं। क्या क्या क्या? अच्छा ठीक ठीक। सो अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे तो हाइब्रिड स्टेट में क्या हो जाएगा इनका? ये ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन हाइब्रिड स्टेट कैसा बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो ये 3 जो ऑर्बिटल हैं डी के, ठीक है, ये डी के 3d के ऑर्बिटल्स हैं 3, ये सब मिलके क्या बना लिए? एक ही टाइप के ऑर्बिटल्स बना लिए, जिसका नाम क्या होगा? d2sp3। यहाँ पर बनेंगे मेरे d2sp3 के 6 ऑर्बिटल। ओके, सो दीज ऑल आर ऑर्बिटल्स आर d2sp3 ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी सेम होती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनकी शेप सेम होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है। तो हमने उनको एक साथ बनाया, इसका मतलब क्या है कि उनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, ये सब आपस में मिलके क्या बनाए हैं? नए ऑर्बिटल्स बनाए हैं, जो ये हैं d2sp3। अब इसमें क्या होगा? अमोनिया के पास जो 2 लोन पेयर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको डैश लाइन से इस तरीके से दिखाते हैं अपन। ठीक, तो ये जो है ये किसके हैं? अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक एक 2 लोन पेयर थे ना, वो सब यहाँ पर आके क्या हो गया है? ओवरलैप हो गए। ठीक, तो ये अमोनिया के ऑर्बिटल्स, पूरा लिख लो अमोनिया अमोनिया। वहाँ पर नीचे से भी बना सकते हैं इस तरीके से, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ d2sp3। ये सब क्या है? d2sp3 ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है? अमोनिया जो है इसके साथ ओवरलैप कर रही है, इन ऑर्बिटल्स के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? सो
6 pairs of इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहाँ से आए हैं ये इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम अमोनिया। सो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? D2sp3, मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा आपका? D2sp3 है तो शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो इस मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। सो लिख लीजिए द मॉलिक्यूल हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसकी आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बताइए, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा? डाया होगा। आप क्या बोलते हो अपराजिता? क्या होगा? कुणाल साहब? पैरा? डाया? पैरा क्यों बोले जितेश आप? पैरा क्यों बोले आप? मैं वो जो 3D वाला को देख के बोली क्योंकि इसमें 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? यहाँ 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी के पास भी हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक। सो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये भी लिख लो, दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज पैरामैग्नेटिक। सो आप इससे आप उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को भी बता सकते हैं, ठीक है? सिंस द कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक। ये जो पेयर है ना इनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो कौन से ऑर्बिटल्स हैं? इनर साइड वाले, n-1 वाले, है ना? आउटर है हमारा 4s, 4 जो इट इज आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल 3 है। तो इस टाइप के कंपाउंड को जहाँ पर इनर शेल वाला डी यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एंटिटी। जहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है? इनर शेल का डी ऑर्बिटल यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं? इनर शेल का डी ऑर्बिटल। ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल आयन यूजेस द इनर डी ऑर्बिटल टू मेक द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक, सो बाकी के जो हैं और भी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो जो मैं पहले छुड़वा दी है ना, मैं बोली कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको बाद में करेंगे करके, और 2-4 और इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और लिमिटेशन पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर CFT शुरू करेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि VBT और CFT तो बस है। अच्छा, VBT में कुछ लिमिटेशंस भी हैं तो वो भी पढ़ना पड़ेगा अपने को। CFT में भी लिमिटेशन है वैसे, पर CFT ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू VBT। तो मेरे ख्याल से ये 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, आगे की 3 क्लास में। तो आज क्या है अपना? मंडे, तारीख है 21। हाँ, तो 25 जो दिसंबर है उससे पहले ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 3 क्लास में ख़त्म। ठीक, तो फिर हम लोग दिसंबर में फिर मेरे ख्याल से जनवरी फर्स्ट वीक में आपका बायोमोलिक्यूल भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। मैंने ले ली है बुक, आप लोगों की चेक भी कर ली है। क्वेश्चन ना, अगर आपको जो मैं पढ़ाई हूँ कॉन्सेप्ट याद है तो एकदम ईजी क्वेश्चन पेपर है। सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन है ना, देखिए क्या बहुत इजी है। ऊपर से आजकल तो वो पैराग्राफ टाइप का, पैराग्राफ बेस्ड हो गया ना, तो पैराग्राफ में जैसे कि अनसीन पैसेज होता है ना, सारे आंसर उसी पैसेज में हिडन है, वैसे ही पैराग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन है, सारे आंसर उसमें हिडन, इवन तो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है उस पैराग्राफ में। बस वहाँ से आपको डेटा लेके उसका जो भी फॉर्मूला लिखा है उससे आंसर निकालने हैं। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो गए, वो दिखने में टफ लगते होंगे बट है बहुत ईजी।
तो मैंने देखा ना, जो फर्स्ट पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व किया तो मैंने देखा कि एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा। मैम कौन सा वाला बुक ली हो आप? मैं अरिहंत ली हूँ। अच्छा, पता नहीं मेरे को। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी ऐसा कंसेप्ट छूटा नहीं है जो अभी हमने कवर नहीं किया। सारे कंसेप्ट जो सैम्पल पेपर 1 है उसके तो सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको मैंने जितना भी पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना, आप डेफिनेटली अबव 90 स्कोर करेंगे, इतना तो मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है, पर याद रखना, याद कैसे रखेंगे? प्रैक्टिस से। बस प्रैक्टिस करो, और जहाँ भी समझ में नहीं आता इमीडिएटली मुझसे पूछा करो कि क्या हो रहा है यहाँ पर करके। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद रटना है ना। अल्टीमेटली रटना तो दिमाग में अगर कुछ चीज़ छापनी है तो रटना, बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट बिना सोचे समझे नहीं रटेंगे। ठीक, जो भी चीज़ें समझ के रटेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।